हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जब डेट आ गई तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए। प्रिपरेशन को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ और इस सीरीज में आप सभी को मैथ्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस सीरीज के जो भी लेक्चर्स आएंगे आप सभी के लिए, उन लेक्चर्स में तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चंस आपके लिए रखे जाएंगे और ये क्लासेस डेली बेसिस पे या फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन आपके लिए आएंगी और आपको काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड होंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ताकि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जब आप बैठो, क्योंकि एग्जाम आप जानते हैं 23, 24, 25, 30 और 31 5 पाली में होने वाला है और हर दिन 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो जब 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसका मतलब 10 पेपर बनेंगे, 10 क्वेश्चन पेपर सेट होगा वहाँ पे और इसका मतलब वहाँ पे तकरीबन अगर देखा जाए तो 200 के नंबर 200 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के। तो इसके लिए आप प्रिपेयर होके जाओ, इसके लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। और इन सभी को देखते हुए हम आपकी मदद करने के लिए आज से वीडियो क्लास में आपको मैथ्स की सीरीज के साथ साथ मैथ्स के टॉप 25 से 30 क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, जिसको कम से कम टाइम में समझाया जाएगा और कम से कम टाइम में किया जाएगा और बताते हुए किया जाएगा, समझाते हुए किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आया और 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करके चला गया और आपको समझ में भी नहीं आया। बहुत से बच्चे होते हैं जो कमेंट में बताते हैं सर इसको ऐसे ऐसे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बेटा आप 50-60 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको लगता है कि एक क्वेश्चन ऐसा लगता है तो सारे क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे, लेकिन सामने वाले को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, जो आप मेथड समझा रहे हो, ये बच्चे समझें उसको कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो एकदम क्लियर कट बताई जाएंगी कि ये मेथड कैसे फॉर्म हो रहा है और ये कैसे बनेगा और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही क्लियरली हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और आज से आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि मैं आप सब की हेल्प कर सकूं। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब तक पहुंचाइए वीडियो, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको वर्दी दिलाने में ये मेरी बहुत ही छोटी सी जो हेल्प है ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैथ्स का टेंशन आप लेना छोड़ दो, बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो। मेन चीज़ है एग्जाम पास में है, अब बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच कीजिए और वहाँ को सॉल्व करिए और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ों को क्लियर करके फिर आप चीज़ों को फिर से रिवाइज करिए और मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। यही आपका लास्ट टाइम की प्रिपरेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी, जिसमें हम मैथ्स के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम आने वाला है उसमें हो सकता है कि इस पढ़ाए हुए क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाएं और आने वाले अगली क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप करके जाओगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप उसे कंप्लीटली कम टाइम में और बेहतर मेथड के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी पहली क्लास में। पहली क्लास के पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोला है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार कुछ 6 दिनों में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितनी मीटर दीवार बनाएंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग जानते हो कि टाइम एंड वर्क में जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू होता है M2 D2 T2 अपॉन W2। तो यहाँ पर आप देखोगे तो M1 कितना दिया हुआ है, व्यक्ति की बात कर रहा है 70 पहले वाले पाली में, और यहाँ पर वर्क की बात कर रहा है कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएगा। तो दीवार बनाने का मतलब हो गया वो अपना काम कर रहा है। तो आप देखोगे कि W1 कितना हो जाएगा 98, और यहाँ पर आप देखोगे D1 या T1 दे सकते हो, तो D1 यहाँ पर दे दिया मैंने 6। लेकिन अगर मैं M2 की बात करूँ तो क्वेश्चन में दे रखा है 40 और D2 की बात कर रहा है क्वेश्चन में 12, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया W2 कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले में देखो तो M1 D1 T1 अपॉन W2, W1 इज इक्वल्स टू M2 D2
T2/W2, मतलब पहले वाले का सब कुछ बराबर होगा दूसरे वाले का सब कुछ के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर M1 का 70 गुड़े D1 कितना है 6, टाइम दिया ही नहीं तो उसको स्किप कर सकते हो आप, डिवाइडेड बाई कितने मीटर दीवार, 98 मीटर दीवार, बराबर हो जाएगा M2 40 गुड़े D2 हमारा हो जाएगा 12 बटे W2। जब आप W2 सॉल्व करने जाओगे तो आप देखो यहाँ से ये 14 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 14 से 7 बार, ये 6 से 2 बार, और ये 5 से 8 बार। तो W2 इस तरफ आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो W2 इस तरफ आ गया, 8 गुड़े 2 कितना हो जाएगा 16, और गुड़े में ये 7 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो गुड़े में 7 आ जाएगा। तो आप कहोगे हमारे पास जो W2 आएगा, जो दूसरे ग्रुप का जो काम होगा वो आ जाएगा 112 मीटर, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। तो अब हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि वहां पर प्रति ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपये है या 1 यूनिट है। तो अगर आप कहोगे कि 1000 ग्राम मतलब हो गया 1 किलोग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है, कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1000 रुपये। लेकिन अगर ग्राहक को वो देता कितना है 950 ग्राम, तो इसका मतलब दिया कितना उसने 950 रुपए की चीज को। तो अब क्वेश्चन को समझिए, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब हाँ 950 ग्राम चाय बेचता है, मतलब 950 ग्राम चाय को 1000 रुपए में बेचता है। और आप सबको पता है अगर 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है तो 1 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1 रुपए। तो अगर 950 ग्राम चाय को वो 1000 रुपए में बेचता है तो उसकी सेलिंग प्राइस 1000 हो गई, और 950 ग्राम की कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी लागत मूल्य कितनी हो जाएगी 950 रुपए, डिवाइडेड बाई उसने लगाया कितना अपने पॉकेट से, तो लागत मनी, लागत मूल्य कितना 950 रुपए। तो आप देखोगे तो 1000 में दे रहा है, लगा रहा है 950, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगा लाभ, और परसेंट निकालने के लिए आप लाभ परसेंट लिखोगे तो इनटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब यहां पर देखिए तो आप 1000 से जब 950 माइनस करने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 950 माइनस करोगे 1000 से तो आ जाएगा 50 अपॉन, यहां पर आप देखोगे तो जाएगा 950 और गुणे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 19 बार चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि लाभ जो आएगा, लाभ प्रतिशत जो आएगा 500/19, नहीं 100/19, तो 100/19% क्या हो गया हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है मिक्स्ड फॉर्म में, तो 19 25 95 और 5 रिमाइंडर, तो 5 सही 5/19% क्या हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। रुपए 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है तथा रुपया 1.75 की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल रही होगी। आप बताइए, अगर मैं बोल देता हूं कि मुझे पता ही नहीं कितनी पेंसिल थी, तो अगर विनोद ये जो भी है वहां पे विनोद ही है शायद, हाँ विनोद 2.5 की रेट से, कि रेट होता है रेट इनटू क्वांटिटी, रेट इनटू क्वांटिटी क्या हो जाता है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट या टोटल एक्सपेंसेस या खर्चे। तो आप देखोगे यहां पे अगर मैं बताना चाहूं कि 2.5 रुपए की रेट से, पर पेंसिल की रेट से अगर वो एक्स पेंसिल को बेचता और 1.75 रुपीज पर पेंसिल की रेट से एक्स पेंसिल को वो बेचता, तो 110 रुपए का प्रॉफिट हो जाता उसको, और माइनस करने पे आप देखोगे उसको 55 रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। इसका मतलब और 55 रुपए कम हो जाएगा।
तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 111 से आप 55 माइनस कर रहे हो माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 110 है यहाँ पर, 165 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो कि एक्स पेंसिल को अगर वो 2.5 से घटाओगे तो 1.75 तो आ जाएगा 0.75। तो एक्स का मान अगर निकालने जाऊँ, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल का मान निकालने जाऊँ तो 165 डिवाइडेड बाई 0.75, ये डेसिमल हटाने पर इंटू 100 हो जाएगा। ये 25 से 3 बार और 25 से ये 4 बार और 3 से ये 5 और 5 बार, तो 55 चौके 220 पेंसिल वहां रही होगी, जिसमें से 220 पेंसिल को 2.5 रुपए की रेट से अगर बेचता तो उसको 110 रुपए का प्रॉफिट होता, और 1.75 रुपए की रेट से अगर बेचता उसको तो उसको 55 रुपए की हानि होती है। तो 220 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूटर का कीमत 50,000 रुपए है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। तो आप ध्यान दीजिए कि स्कूटर की कीमत कितनी है, मतलब मूल्य स्कूटर के कितना है 50,000, और अगर 12% की कमी आती है तो आप बोल सकते हो 12% का मतलब क्या होता है, 12/100 का मतलब हो गया 3/25। 3/25 का मतलब ये कह सकते हैं आप कि फर्स्ट ईयर 25 रुपए में 22 रुपए मिलेगा उसको, और सेकेंड ईयर उसको 25 रुपए में 22 रुपए मिलेगा। तो आप देखो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं दोनों साल का कंपाउंड करके निकालूं तो आप कहोगे 625 रुपए की अगर कोई वस्तु होती तो उसको 22 बार करोगे तो 484 रुपए का हो जाता वो 2 साल के बाद। लेकिन क्वेश्चन में 625 की वैल्यू दे रखी है 50,000, तो 625 की वैल्यू अगर 50,000 है तो इंटू में 80 कर दो तो ये आ जाएगा 50,000। तो इसका मतलब 484 गुणे में अगर मैं 80 कर देता हूं तो जीरो आ जाएगा यहाँ से, 8 चौके 32, 8 अठाएं 64 और 3 67, 8 चौके 32 और 6 38, 38,720 रुपए का स्कूटर हो जाएगा 2 साल के बाद, अगर 12% की कमी प्रति वर्ष होती रहती तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो और उसको बहुत डिटेल में कर रहे हो तो 1 मिनट सफिशियंट होता है। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को दो तरीके से अगर समझाया मैं आपको, तो ए और बी और सी का अगर औसत आयु बटे 3 करोगे तो 25 वर्ष आ जाएगी, तो मतलब 25 इंटू 3 हो जाएगा, उसका टोटल आयु तीनों की मिला के तो हो जाएगा 75 वर्ष। लेकिन ए और बी की अगर औसत आयु की बात करें तो आप कह सकते हो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 28 गुणे 2 बराबर 56। तो यहां पर अगर मैं 56 रख देता हूं तो 56 प्लस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 ईयर्स, तो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 माइनस 56। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 19 ईयर्स इसका एवरेज आयु, सॉरी सी की आयु मिल जाएगी। लेकिन इसको मैं अगर आपसे बोलूं कि ए, बी और सी की अगर औसत आयु की बात की जाए तो 25 वर्ष क्वेश्चन में दे रखी है, और ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है। तो आप मुझे बताओ, अगर 25 वर्ष तीनों की एवरेज आयु थी और यहाँ पर 28 वर्ष दे रखी है, तो जाहिर सी बात है ए और बी और सी अगर 25-25 साल के रहे होंगे तो यहाँ पर ए और बी की एवरेज आयु कितनी दे रखी है, 28, मतलब 3 साल ज़्यादा दिखा रहा है। तो 3-3 दोनों में दिखाएगा ज़्यादा ना, तो 3-3 दोनों में अगर दिखाएगा तो 3 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। लेकिन अगर सी की बात करूं तो मैंने बोला था 25-25 तीनों की हैं, तो सी की अगर 25 मैंने माना था, लेकिन अब 6 ज़्यादा हो रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि सी जो होगा 19 वर्ष होगा। आप दोनों मेथड पे जो अप्लाई करना चाहो वो कर लो, दोनों बेहतर मेथड है। सेकेंड वाला मेथड कम टाइम टेकिंग है, फर्स्ट वाला मेथड कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट प्राकृतिक संख्याओं का जो हम बताएं, अगर फर्स्ट प्राकृतिक टोटल n नंबर्स हैं वहां पे, तो उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, आप सबको पता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप कह दोगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात करो तो कितनी प्राकृतिक संख्या है? प्रथम आप कह रहे हो 1 2 3 4 और कहाँ तक? 50 तक। तो 1 से 50 तक 50 ही प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो टोटल नंबर्स के सम डिवाइडेड बाई टोटल जितना भी नंबर होगा। तो अगर मैं एवरेज की बात करने जाऊं तो अगर आप n से चीज़ों को करो तो यहाँ पर आप कह सकते हो n इंटू n+1। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई n कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है वहाँ पे? n है। तो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो n+1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पर हम 50 पहले नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा फर्स्ट 50 का? तो आप कह दोगे 50+1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2। डिवाइड करोगे तो 25.5 क्या आ जाएगा? इसका एवरेज आ जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना है आपको। और मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन जब आप चीज़ों को करते चले जाओगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे नेक्स्ट वीडियोस में इतना रिड्यूस कर दूंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने लगोगे और आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखकर सॉल्व करोगे। इसकी मेरी गारंटी है, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक मिलते हैं या काट दिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? टोटल अटेम्प्टेड उसका जो प्रश्न था 120 था, उसमें से कुछ गलत किया होगा तो कुछ सही किया होगा। जितना सही किया है उस पर उसको 5 अंक मिलेंगे और जितना उसने गलत किया उस पर 2 अंक कट जाने के बाद टोटल जो उसको नंबर मिले वो 285 अंक मिले। तो मैं अगर बात करता हूँ कि उसने सही जिस मान के चलो, अगर सही उसने किया होगा तो कितना किया होगा? x क्वेश्चन किया होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। और अगर उसने गलत किया होगा तो टोटल उसने अटेम्प्ट 120 किया तो सही x किया तो गलत कितना करेगा? आप कहोगे 120 माइनस x। सही पर उसको 5 अंक मिलते हैं और गलत पर उसके 3 अंक काट दिए जाते हैं गुणे में। तो आप देखोगे यहाँ से अगर मैं 5x पा जाए और काटने का मतलब माइनस कर दी जाए 3 गुणे 120 माइनस x, तो इन सबको कट पिटा के उसको नंबर मिलता है 285। तो क्वेश्चन में पूछा कितने सही क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए। तो अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो उसका यही मतलब हो गया कि उसने x ही सही उत्तर सही दिए होंगे। तो यहाँ से आप चेक करो तो 5x माइनस 3 से 120 जाएगा 360 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x बराबर 285। तो 5 और 3 हो जाएगा 8x बराबर 360 उस तरफ जाएगा तो 5 8 6 14 और 3 2 5 और 1 6। एक मिनट। हम्म 2 अंक मिलते हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 अंक काट दिए जाते हैं ना कि 3। तो क्वेश्चन में इन सभी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है 2 अंक कट जाते हैं, वहाँ पर -2 हो जाएगा। तो 2 से 120 करोगे तो आ जाएगा 240 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2x। तो आप देखोगे 7x क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ऐड करने पे, और ये अगर 240 उधर जाएगा तो 240 उसमें ऐड होने का आ जाएगा क्या? 5 8 और 4 12 2 2 4 और 1 5। तो आप देखोगे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 7 से डिवाइड करोगे इसको तो 525 डिवाइडेड बाई 7 करने पे 7 सता 49 और 7 सता 49 और 3 52 और 35 7 5 35। तो उसने कितने सही उत्तर दिए होंगे? 75 क्वेश्चन को सही उत्तर दिए होंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 75। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर 2 नंबर कटेंगे उसके, ना कि 3 नंबर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बच जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इस क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है, और एलसीएम जो भी आएगा उससे 7 ज्यादा कर दो तो वही नंबर मिलेगा जिसको आप डिवाइड करोगे 18, 21, 24 से, तो 7 रिमाइंडर आएगा। लेकिन पूछ क्वेश्चन मेरा है 4 अंकों की। तो पहली बात अगर मैं बात करूं 18,
21 और 24 की। तो मैंने अगर कह दिया कि 24 हमारे पास क्या है, उसका एलसीएम है, तो आप 18 को देखो तो 24 में आप देखोगे तो 18 का क्या है 6, तो 6 आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इंटू में 3 कर दूं तो 72 हो जाएगा 18 और 24 का एलसीएम। लेकिन 21 और 24 और 3 की बात करूं मैं तो 3 यहाँ पर आ गया लेकिन 7 नहीं आया, मतलब 24 या 72, 7 दूनी 14, 7 था 49 और 1 50, 504 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या मैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से? आप कह सकते हो बिल्कुल, बहुत आसानी से। आप इसको कर दो 20 गुना, तो 20 गुना करने पे आप देखो तो कितना हो जाएगा, ये आप कर दो इसको 19 गुना, तो आपको मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 20 गुना में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 500 का 20 गुना 10,000 होता है, तो जाहिर सी बात है 10,000 का मतलब 5 अंक में नंबर्स आने लगेंगे। और 19 बार यहाँ पर अगर करके देख लो तो 19 चौके 76 आ जाएगा, आखिरी में 0 के साथ 7, और 19 पच्चे 95, तो 9576 एक ऐसी संख्या होगी जिसके बाद कोई भी 4 अंक की संख्या नहीं आएगी जो 18, 21 और 24 से डिविजिबल हो। और आप देखोगे एलसीएम के बाद 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गई 9576, जो 18, 21 और 24 से पूर्णतया विभाज्य हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ऐसी संख्या बताओ जिसमें 7 शेषफल आए, तो आप इसमें अगर +7 कर दोगे तो आपके पास यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा 9583 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 589 + 187 की होल पावर 2 माइनस 589 - 187 की पावर 2 अपॉन में 589 गुणे 187। तो या तो आप इसको ऐसा करो, दोनों को सॉल्व कर लो, जोड़ लो दोनों को, फिर उसके बाद दोनों को घटा लो और स्क्वायर फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर अगर इसको ऐड कर लेता हूं तो आप देखोगे 7 9 16 और 8 8 16 और 1 17 और 5 और 1 6 और 1 7, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप अगर डिफरेंस देखोगे तो 9 से 7 जाएगा 2 और 8 से 8 0, 5 से 1 जाएगा 4 की होल पावर 2। अब अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 589 गुणे 187, तो इन दोनों का क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ इस चीज़ को तो आप कहोगे ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 4 6 और 2 8, 7 यहाँ पर आ जाएगा और 7 और 4 11 गुणे यहाँ से आप देखोगे तो आ जाएगा कितना, 6 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 4 और 7 से 7 जाएगा, 7 से 0 जाएगा 7 और 7 से 4 जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 589 गुणे 187। अब ध्यान से देखो तो इसका ये 2 गुना लिखा हुआ है और ये 589 का 2 गुना 1178 लिखा हुआ है, तो 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे उसको बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चंस को 10 घंटे में करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 4। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बोट और स्ट्रीम से, नाव और धारा से। एक नाव धारा की दिशा में जब कोई भी नाव चलती है धारा की, तो इसका मतलब होता है वह धारा की ऊपर चल रही है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम को अगर आप x से डिनोट करते हो तो x की वैल्यू दे रखी है 8 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड की बात कर रहा है ये। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, 2 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है। तो अब ये y की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, धारा के ऊपर की बात कर रहा है, जब उल्टी चलेगी तब की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है धारा की गति बताओ। धारा की गति को मैंने बताया है आप सभी को, धारा की गति की अगर बात की जाए तो उसको आप मानोगे SC, और SC बराबर होता है x माइनस वाई बटे में 2। तो x की वैल्यू है 8 माइनस 2 बटे में 2, तो 6 बटे 2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, SC का मान आ जाएगा, धारा की गति आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है 360 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति याद कीजिए। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप सबको ये पढ़ाया गया है कि जब कोई ट्रेन किसी भी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली ट्रेन किसी खंभे को अगर पार करती है तो उसका मतलब वो अपनी खुद की दूरी पार कर रही है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी निश्चित चाल से चल रही है और वो अपनी के साथ साथ अपनी ही दूरी का कोई प्लेटफॉर्म या दूरी प्लेटफॉर्म का कुछ पर्टिकुलर लेंथ हो उसको पार करे, तो इसका मतलब वो खुद भी पार करेगी अपने आप को और उस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को भी पार करेगी। तो वहां पर इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को पार करने के साथ साथ उसकी जो टाइम आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। तो आप अगर बात करूं, मैं एक प्लेटफॉर्म यहां पर जो था उसको ये वाली ट्रेन, ये ट्रेन आप देख रहे हो कि 360 मीटर लंबी ये भी है और ये प्लेटफॉर्म भी 360 मीटर लंबा है। तो 360 ये खुद जब इस पे जाएगी तो खुद ओवरलैप कर जाएगी 360, और जब ये टोटल अपनी ट्रेन इसको और आगे बढ़ेगी तो 360 मीटर और बढ़ने के साथ साथ पूरी की पूरी क्रॉस कर चुकी होगी। मतलब टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए यहाँ पर तो कितना कवर करेगी, तो आप कहोगे 720 मीटर। कितनी देर में, आप कह रहे हो कि 36 सेकंड में, 36 सेकंड में, तो टाइम कितना लगा उसको 36 सेकेंड्स। तो यहां से क्या आ जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल लेना होगा क्योंकि स्पीड ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय 36 सेकेंड्स। तो आप देखोगे 36 दूना 72, तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर स्पीड की बात करूं ट्रेन के तो 20 गुणे मीटर प्रति सेकेंड से आप अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ता है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 से 4 बार जाएगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मैं इसको बहुत ही आराम से समझा सकता था कि अगर ट्रेन 36 सेकेंड में 720 मीटर जा रही है तो इसका मतलब हो गया 3600 सेकेंड में कितना जाएगा, तो आप कहोगे 7200 किलोमीटर, 7200 मीटर, 72,000 मीटर, 720 था ना वहां पे। तो इसका मतलब 3600 मीटर के 3600 सेकेंड्स कितना हो गया, 1 घंटा, और 72,000 मीटर कितना हो गया, 72 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में ट्रेन जाती कितनी है, 72 किलोमीटर। तो वही उसकी चाल हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं चीज़ों को आपको उस तरीके से बताऊंगा जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप अभी अगर इन सभी मेथड्स को ठीक से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना लगे। वो टाइम भले लेगा तुक्केबाजी से ज़्यादा, लेकिन आपके एग्जाम में वो ज़्यादा टाइम कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40, 42 या 45 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 250 मीटर लंबी ट्रेन पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। मतलब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, आप देखो, और इसको कोई ट्रेन अगर यहाँ से आ रही है और उसका मुंह अगर देखो तो इंसान तक पहुँचते ही अब ये ट्रेन अपने लंबाई के बराबर की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी इस इंसान को अगर खड़ा हुआ है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 250 मीटर। टाइम कितना ले रही है, 15 सेकेंड्स। आइए अब इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से करते हैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। तो 15 सेकेंड में आप देख रहे हो डिस्टेंस कितना कवर करें, 250 मीटर। तो इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो आप कहोगे 15 सेकेंड को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहूं तो पहली बात इसको कर दो 60 सेकेंड में कितना जाएगा, 4 गुना कर दिया मैंने इसको। तो आप इसको 4 गुना करोगे तो आप हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। लेकिन अगर घंटे की बात करूं, 1 घंटा तो 3600 सेकेंड आना चाहिए। तो इसका क्या कर दो 60 गुना, तो 3600 सेकेंड मतलब 1 घंटा में 1000 मीटर का क्या कर दो 60 गुना, तो 60,000 मीटर या 60 किलोमीटर चलेगा वो 1 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये मेथड भी बहुत अच्छा है। पिछला वाला बहुत बेसिक था, ये वाला थोड़ा शॉर्ट है। आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत कम टाइम में चीज़ों का आप आंसर पा जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। दो गोलाकार धातु की गेंदें ए और बी इस प्रकार है, ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है। अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, अब आप ध्यान दो, एक अगर मैं यहां पर गोला बना दूं और एक यहां पर मैं गोला बना दूं और ये बता दूं कि इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, आप रेडियस आर जो है वो ट्वाइस ऑफ आर है। ठीक, पहली बात इन्होंने बताई। क्यों रेडियस मैंने ट्वाइस किया? क्योंकि डायमीटर है। तो अगर डायमीटर की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो डायमीटर डी है, यहाँ पर डायमीटर डी स्मॉल है, तो डी क्या होता है? आर का ट्वाइस होता है, और यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? आर का ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में डी दे रखा है ट्वाइस ऑफ डी का, तो इसका मतलब 2r जो हो जाएगा वो 2 गुणे 2r हो जाएगा। तो इस 2 से 2 जब काटोगे तो r इज इक्वल टू 2r ही आने वाला है। अब बताना है ए और बी के आयतनों का अनुपात। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। ये क्या है? ये गोले हैं, ये स्पेयर्स हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का मतलब हो गया 2r की घात 3, क्योंकि वहां पर r की वैल्यू 2r है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू स्मॉल r की घात 3, क्योंकि स्मॉल r क्या है? स्मॉल r दूसरे वाले गोले का रेडियस है। तो 4/3 पाई यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब बटे आर क्यूब से आर क्यूब हट जाएगा। तो आप देखोगे 8:1 क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम के अनुपात आ जाएंगे, ए और बी का। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि 270 किलोग्राम अनाज 35 घोड़े के लिए 21 दिनों के लिए पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 270 किलोग्राम अनाज की बात कर रहा है। यहां पर अनाज की अगर बात करूं तो 270 केजी है, और घोड़े कितने हैं? हॉर्सेस कितने हैं? H1 की बात करूं मैं यहां पर तो हैं कितने? 35। टाइम कितना लेते हैं खाने में इसको? D1 की बात करूं तो 21। अब दूसरी तरफ देखो, 180 किलोग्राम अनाज को 28 घोड़े, मतलब H2 की बात कर रहा है 28, कितने दिनों में खा लेंगे? D2 की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो अनाज की क्वांटिटी है वही तो टोटल काम है भाई, अनाज को खाना ही तो काम करना हुआ। जैसे किसी किसी का काम क्या होता है? खाना और सोना, तो उसके लिए वही काम हो जाएगा। तो यहाँ पर घोड़े के लिए काम क्या है? घोड़ा खाना कितना खाता है, कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में खाता है, तो उसका काम हो जाएगा। तो H1 D1 अपॉन टोटल वेट W1 मान लूँ, तो H1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स हो जाएगा H2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ से मैं W2 फाइंड कर सकूंगा। H1 दे रखा है 35 गुणे D1 दे रखा है 21 डिवाइडेड बाई 270 किलोग्राम अनाज खाता है पहले वाला घोड़े की। अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, तो दूसरे वाले में 28 घोड़े मिलके उसको D2 दिनों में 180 किलोग्राम अनाज खाते हैं। या आप यहाँ 0 से 0 उठा सकते हैं, 9 से 3 बार और 9 से 2 बार और 2 से ये 14 बार, 7 से 2 बार और 7 से 3 बार। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 7 से 3 बार गया, 3 से 35 करोगे 105 आ जाएगा, और ये 2 3 6 नीचे आ जाए, या 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ से यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। जब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो आप एक इस तरफ देखोगे तो 35 और इस तरफ 2 गुणे D2 बच जाएगा। तो D2 बराबर क्या आ जाएगा? 35/2 दिन उसके लिए पर्याप्त। कितने दिन? हाँ पर्याप्त होंगे, मतलब 17 सही 1/2 दिन उसके लिए पर्याप्त होंगे उसको खाना खत्म करने में। 17 से 1/2 फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। अब देखिए इसमें मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, x वस्तुएं अगर बनाता है वो कौन? एक कारीगर है, एक कारीगर है। ठीक,
कारीगर मैंने मान लिया सी है, एम मिनट में, एम मिनट्स में दिया हुआ है, तो वही कारीगर सी जो है वही नंबर ऑफ कारीगर, एक ही कारीगर था, तो कारीगर की क्षमता भी बराबर होगी। तो सी इज इक्वल्स टू सी इनटू आधे घंटे में, एम घंटे, एम मिनट में नहीं, आधे घंटे में बात कर रहे हैं, एम मिनट्स और आधे घंटे में अगर आप बात करोगे तो आधे घंटे को अगर मिनट्स में बोलूंगा तो आप बोलोगे 30 मिनट्स। इसको डिवाइड कर दो, कितनी वस्तुएं बनाएगा, कितनी वस्तुएं बनाएगा, तो यहां पर मैं अगर ब्लैंक छोड़ देता हूं तो ये उस तरफ जाएगा, ब्लैंक वाला पार्ट, तो सी गुड़े 30 मिनट बटे सी गुड़े एम, और इनटू में ये एक्स उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये गुड़े मान लेना इसको। यहाँ से उसके कारीगर की मैं बात करूँ तो कारीगर हट जाएगा, तो आप देखोगे कि जो हमारे पास वस्तु आएगी, कितनी वस्तुएं, तो आप कह सकते हो 30x बटे एम वस्तुएं, वही कारीगर अगर आधे घंटे काम करता है तो बना देगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी तार के एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर कोई तार का वर्ग ऐसे कुछ रहा होगा, वर्गाकार रहा होगा, और यहां पर क्वेश्चन ने बोला कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 484, तो यहां से ए बराबर अंडर रूट 484 करने के बाद आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक भुजा अगर 22 सेंटीमीटर है, तो तार को अगर मैं चारों तरफ से देखूं लपेट, अगर कहीं पे बांधा हुआ होगा ये, तो इसका मतलब परिमाप की बात कर रहा है, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 4 गुणे 22 उसका परिमाप होता है, तो 88 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। अब तार की लंबाई अगर 88 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर एक सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाए तो मतलब वो गोल गोल बनेगा सर्कल के शेप में, और सर्कल का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 88 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वर्ग अगर चारों तरफ से अगर देखा जाए तो 88 मीटर जो सेंटीमीटर है वो भी तो बाउंड्री ही है, उतनी ही लंबाई की सर्कल बनाया जाएगा, गोलाकार बन जाएगा, वो सिंपल सी बात है। यहां से अगर आर फाइंड करोगे तो 88 बटे 2 गुणे 22, और ये ऊपर 7 आ जाएगा, तो 22 और दूना 44 के 2 बार जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर आपके पास क्या जाएगा रेडियस। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एरिया बताओ उस वृत्ताकार क्षेत्रफल का, मतलब उस वृत्ताकार शेप का, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो, क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हो क्या, पाई आर स्क्वायर से, तो 22 बटे 7 गुणे 14 की घात 2, तो 22 बटे 7 गुणे 14 करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 7 से 2 बार, तो 22 दूना 44 और गुणे 14, तो आप देखोगे 44 गुणे 14 करने में 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, तो 661 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि उसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष थी। सिंपल सी बात है, जब आप बैंक में जाते हो कोई चीज जमा करने, तो बैंक बहुत ही ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट देता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर प्रतिवर्ष एक नियत रूप में इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से, जब आप उधारी लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक क्या कहता है, भाई साहब पैसा तो दूंगा आपको, लेकिन मैं ब्याज जो लूंगा वो जो हमारा मूलधन होगा उस पर ब्याज लूंगा, लेकिन जो प्रतिवर्ष ब्याज आएगा उस पर भी मैं ब्याज लूंगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से, अगर 4% के अगर रेट है उसका, और प्रिंसिपल बोला है 5,000 रुपए है, तो टाइम 2 से 1/2 ईयर्स में कितना तो अमाउंट क्या करेगा, वो वापस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, 4% अगर एक वर्ष में है तो 100 रुपये, मतलब 4% का मतलब आप कह सकते हो 1/25, मतलब 25 रुपये पर 1 रुपये उसको एक वर्ष में मिलेंगे, और अगले वर्ष इसी 25 रुपये पर 1 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगले वर्ष 25 रुपये पे उसको कितना मिलेगा, आधा रुपये मिलेगा।
क्योंकि इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लगेगा, ना कि 1 साल के लिए लगेगा यहाँ पर। मतलब अब 25 रुपये पर उसको कितना मिल जाएगा, 0.5 रुपये मिल जाएगा। तो मतलब 3 वर्षों के बाद 25 रुपये की अगर बात की जाए, हम्म ओके, ठीक है। 25 रुपये की बात की जाए तो उसका मतलब है 2.5 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आप देखो तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। मतलब ये कितना गुना है, 20 गुना। तो जब 20 गुना करोगे तो 20 पंचे 100 और 20 गुना 40 और 200 गुना है तो ये हो जाएगा 20 गुना 40, 25 गुना 50, सीधे यहाँ पर आ जाएगा 5,000 रुपये। और आप इसको भी अगर 200 गुना करोगे तो 10 से 0 हट जाएगा और 25 से 20 बार करोगे तो आ जाएगा 500 रुपये इंटरेस्ट। तो मिश्र धन अगर ज्ञात किया जाए, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। तो 5,000 प्लस 500 बराबर 5500 रुपये का उसके पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे कि 25 रुपये पर 1 रुपये उसको 1 साल में मिलता है, तो 3 साल 2.5 सालों के बाद उसको 25 रुपये पर 2.5 रुपये के बाद उसको मिश्र धन कितना मिलेगा, 27.5। ठीक, तो 25 का कितना गुना है, 22, 200 गुना है, तो 27.5 का जब आप 200 गुना करने जाओगे तो 5500 रुपये आपके पास फिर से आ जाएगा मिश्र धन, जो कि आपका 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए अगर ब्याज दर छमाही हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मैं 12% की बात करता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्रति वर्ष, पर एनम, ये क्या है, पर एनम, प्रति वर्ष। तो अगर लेकिन क्वेश्चन में छमाही की बात कर रहा है, छमाही का मतलब हो गया आप 6 माह के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 वर्ष में 12% था तो आधे वर्ष में कितना हो जाएगा, उसका आधा, मतलब 6% पर 6 मंथ क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मतलब 6/100, तो मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि 50 रुपये पर 3 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल, दूसरे साल 50 रुपये पर उसको 3 रुपये मिलेगा। तो यहां पर छमाही की बात करो तो 6 माह के बाद उसको 3 रुपये 50 रुपये पे मिलेगा, ना कि साल पे। 3 रुपये दूसरे छमाही पे मिलेगा 50 रुपये पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रेशियो दे रखा है यहाँ पर, तो 50 का गुणा करो। यहाँ पर आप देखो तो अमाउंट की बात करने जाऊँ तो 53 रुपये मिलेगा उसको पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष कितना मिल जाएगा, 53। तो यहाँ पर 50 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2500 रुपये आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल। और अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 3 3 9, 3 बच्चे 15 दूना 30, 30 के 0 और 50 25 3 28, तो 2809 रुपये आपके पास क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बताओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहां पर आप देखोगे तो 2809 माइनस 2500 जब करोगे तो 309 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका ब्याज आ जाएगा, जब वस्तु को छमाही के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा उस पर। ठीक है, तो 309 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 रुपये, 75 का पी प्रतिशत का 9, मतलब 75 का पी प्रतिशत बराबर है 9 के। तो अगर मैं बात करूं 75 का पी प्रतिशत या 75% पी का, बात एक ही होगी। 75 का पी प्रतिशत मतलब पी बटे 100, या मैं बात करूं 75% गुणे पी, बात एक ही है। तो 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। और जब क्वेश्चन में दे रखा है 3/4 किसके, पी का 9, तो यहां से पी क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4/3, तो 36/3 बराबर पी आ जाएगा हमारे पास 12। इस चीज को कन्वर्ट करना समझिए और जो मैंने परसेंटेज में पढ़ा है उसको जाके पढ़िए, चीज़ों को क्लियर करिए। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। इस पर ज़्यादा टाइम खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुच्चा क्वेश्चन, मात्र देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे वहाँ पर। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए, यदि कोई दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस से
सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 20% का अंकित ज़्यादा करता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब वस्तु की लागत मूल्य अगर 5 लेगी तो 1 रुपये ज़्यादा करके वो कितने में अंकित करेगा, 6 में। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 रुपये की छूट। तो 10 रुपये की वस्तु को अगर अंकित कर रखा है 10 रुपये, तो 9 रुपये में बेचेगा। तो बेच कितने पे दे रहा, बेच कितने पे रहा है वो, 9 रुपये में। कितना अंकित कर रखा था, 10 रुपये। यहाँ पर अंकित मूल्य की बात करें तो सेलिंग प्राइस को हटाइए आप और यहाँ पर मार्क प्राइस शो करिए। अब ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मार्क प्राइस तो इक्वल करना पड़ेगा ना। तो अगर इक्वल करोगे तो इंटू में इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो अब आप देखोगे तो 25 यहाँ से आ जाएगा, सीपी एसपी आ जाएगा 27 और मार्क प्राइस ऐसा आ जाएगा 30। ठीक। अब वस्तु को देखिए, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 25 की लागत पे अगर 27 पे बेच रहा है तो उसका मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, 25 पे। तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 2/25 गुणे में 100। तो 25 से 4 बढ़ जाएगा, तो 8% का उसको क्या हो रहा है भाई साहब को, प्रॉफिट हो रहा है। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिला। 41% वोट किसको मिला, हारने वाले को। और वह 5580 वोटों से हार जाता है। इसका मतलब 41% वोट अगर हारने वाला पाता है तो इसका मतलब यही हो गया कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो इससे 5580 वोट ज्यादा पाता है। लेकिन 5580 वोट जो ज्यादा है वो किसकी वजह से है, उसने 41% वोट पाया जो हारा। तो जीतने वाला कितना पाएगा, बचा हुआ वोट। तो बचा हुआ वोट वो कितना पाया होगा, आप कहोगे 100 - 41। 100 - 41 बराबर 59% कितने पाया होगा, जीतने वाले ने पाया होगा। तो 59% अगर जीतने वाले ने पाया और 41% अगर हारने वाले ने पाया, और ये बंदा है जीतने वाला, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे यहां से तो वही डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 5580। तो इसका मतलब अगर इसको देखोगे तो 9% की वैल्यू दे रखी है, कितना, 5580। 9%, सॉरी यहां पर है 8%, सॉरी 18% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5580। तो 1% की वैल्यू आप देखोगे तो 5580/18 करोगे यहां पर, तो 18 3 54, 18 का नंबर 18, 18 0 0, तो 310 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना है कि टोटल कितने वोट थे वहां पर संख्याओं में। तो 100% वोट की बात कर रहा है वो। तो 1% अगर 310 है तो इंटू में क्या कर दो, 100 कर दो। तो आपके पास 100% मतलब पूरा वोट आ जाएगा, गुणे में 100 करने पर यहाँ पर 31,000 वोट हमारे पास टोटल आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में राशि साझा की जाती है। तो अगर ए बी और सी के रेशियो की बात करूं तो यहां पर दे रखा है 2, 5 और 9। यदि ए का हिस्सा 25 रुपए है, देखिए कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 2 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2500, मतलब 1250 गुने में दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा है कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि की अगर मैं बात करूं, टोटल राशि की यहां पे बात करूंगा तो जोड़ दो इनको। तो 2, 5, 7 और 9 16। तो आप जब 16 को भी 1250 गुना करोगे तो 16 0 0, 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, 16 गनम 16 और 4 20। तो मतलब 20,000 रुपये आपके पास टोटल अमाउंट जो था पहले वो आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते भी रहेंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। मतलब डरना क्यों है इसमें, क्योंकि सड़ा हुआ क्वेश्चन है। चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएगा। इससे बड़ा लेवल अगर बहुत आ जाएगा तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन जो आप चीज़ों को अगर क्लियर करते हुए चलोगे तो आप सॉल्व कर जाओगे बहुत ही आराम तरीके से। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से सबसे बड़े भिन्न कौन से होंगे।
तो मैंने अपने फ्रैक्शंस की वीडियो में बताया है आप सभी को कि जब भिन्नों की बात की जाए और ऑप्शंस में बड़े और छोटे की बात की जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है। या फिर आप क्या कर दो, जब आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर हों तो आप उनके डिफरेंस का एलसीएम लेके कंपेयर करो और देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है। यहाँ पर 7/9 पहला, 11/13 दूसरा, 16/19 तीसरा और 21/35 क्या है 25 क्या है चौथा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ के इनको दोनों के डिफरेंस की तो आ जाएगा 2 का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस में नीचे लिख दे रहा हूं और डिफरेंस में नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर। तो डिफरेंस अगर देखोगे 7 यहाँ पर 9 था तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 11 और 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 16 3 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 का। तो 2 और 3 और 4 का जब एलसीएम फाइंड करने जाओगे तो आप कहोगे एलसीएम आ जाएगा 12। 2 का कितने गुना है, ये इंटू में 6 गुना है, ये भी इंटू 6 इंटू 4 और इंटू कितना आ जाएगा 3। तो 2 छंग 12 आ जाएगा आपके पास। और ये जो गुना आप देख रहे हो 6 गुना आप क्या कर दो, इस 6 को 7 से, इस 6 को 11 से, इस 4 को 16 से और इस 3 को 21 से। तो 7 छंग 42, 6 11 बार 66 और 16 चौके 64 और 21 या 63 आ जाएगा आपके पास। अब देखो सबसे बड़ी नंबर कौन सा है 64 है, तो इसका फ्रैक्शन 16/19 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन में अगर छोटे भिन्न की बात करता तो 7/9 सबसे छोटी भिन्न हो जाती। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है चीनी की कीमत 16 रुपए प्रति किलोग्राम थी, 16 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अब इसकी कीमत घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो कीमत शुरुआती कीमत कितनी थी 16 रुपए पर केजी, मैं मान लेता हूं इसको शुरुआती। फिर अंत में कीमत कितनी होगी, अंत की कीमत कितनी होगी तो 14 रुपए पर केजी होगी, 14 रुपए पर केजी हो गई। तो अब मुझे बताइए कि कीमत में कमी की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कीमत में कमी की प्रतिशत की बात कर रहा है तो कमी कितना हो जाएगा, कमी मतलब हो जाएगा डिप्रिसिएशन। कमी प्रतिशत में अगर बात करूं तो पहले कितनी थी 16, बाद में कितनी हो गई 14 और कमी किस पे हो रही है 16 पे हो रही है। और परसेंट की बात करें तो इंटू में क्या कर दो 100 कर दो यहाँ पर। तो 16 - 14 जाएगा 2/16, गुणे में हो जाएगा 100, 2 से ये जाएगा 8 बार और 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। तो आप देखोगे 12.5% की कमी आ जाएगी चीनी की कीमत में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। अगर आपके पास एक आयताकार कमरा है, इतना खराब कमरा मैंने बनाया आप सबके लिए, तो आप देख रहे हो एक आयताकार हमारे पास कमरा है और कमरे की लंबाई और चौड़ाई की रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, L/B दे रखा है क्वेश्चन में 5:4 और L की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 15 मीटर। L की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर, तो ये 5 का कितने गुना है 3 गुना। तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई भी कितने गुना हो जाएगी 3 गुना, क्योंकि रेशियो दे रखा है यहाँ पर। तो 3 चौके 12 हो जाएगी लंबाई, 12 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर लंबाई बराबर 15 मीटर और चौड़ाई आपके पास है 12 मीटर। ये सब क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है L/B। तो यहाँ से आपके पास L है 15 और B है 12, तो L/B आ जाएगा आपके पास 180 मीटर गुणे मीटर के बाद मीटर स्क्वायर। तो आपका जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टॉप 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, मुझे इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस 25 क्वेश्चंस को लगाओगे, समझोगे और प्रैक्टिस जारी रहेगी आपकी।
और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम में इस छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ आपकी मदद कर सकूं, आपके सिलेक्शन दिलवाने में मदद कर सकूं, आपको वर्दी दिलाने में मदद कर सकूं। तो वीडियो के साथ अपना प्यार बनाइए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं और इस अगले 20 से 25 दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊं, जो आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चंस आपको मिले और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाता रहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।